हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रे में रखी चीज़ों को देखकर अनिका हैरान रह गई। उस ट्रे को देखकर अनिका एक पल के लिए अपने ही ख्यालों में खो गई थी, पर अगले ही पल वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। अनिका ने उस कांस्टेबल को आगे बढ़ने से रोकते हुए पूछा, ये आपके हाथों में क्या है? कांस्टेबल अनिका के सवाल को सुनकर हैरान रह गया। वो अपने सामने खड़ी अपनी सीनियर लेडी इंस्पेक्टर की ओर देखने लगा। इंटेरोगेशन रूम के अंदर जो लेडी ऑफिसर अनिका को इंटेरोगेट कर रही थी, उसने अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए एक फाइल अपने जूनियर ऑफिसर के हाथ में रखी और इंटेरोगेशन रूम के दरवाजे से बाहर निकलकर अनिका के पास आकर कहा, अरे मैडम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, यह आपका घर नहीं है जहां आप अपने नौकरों पर जिस तरह चाहे हुक्म चला सकें। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर अक्सर सवाल पुलिस वाले किया करते हैं। आप तो हमें को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही हैं। अब अनिका का मन बेचैन होने लगा था। उसके मन में कई तरह के सवाल आने लगे थे। कभी अनिका को लग रहा था कि उसे पुलिस इंस्पेक्टर के सवालों का जवाब दे देना चाहिए, तो कभी अनिका का मन जवाब देने को नहीं कर रहा था। वहीं अनिका साफ साफ देख पा रही थी कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बैग में एक छोटी शराब की बोतल रखी थी और उसके बगल में उसी तरह की ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पॉलीथीन बैग में अनिका को कुछ सिगार के टुकड़े नजर आ रहे थे। अनिका को हैरानी से उस ट्रे में देखते हुए देखकर उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने सामने खड़े कांस्टेबल को जाने का इशारा किया। जैसे ही वो कांस्टेबल अपने हाथ में ट्रे पकड़कर वहां से निकला, अनिका बस हैरानी से उस कांस्टेबल के हाथों में पकड़ी हुई ट्रे को देखने लगी। तभी लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने अनिका से कहा, देखिए मैडम, ये क्राइम सीन पर मिले हुए कुछ सबूत हैं। जहां पर उस बूढ़ी औरत की बेटी की लाश मिली थी, उसी के आसपास ही शराब की बोतल और कुछ सिगार के टुकड़े मिले थे। और भी काफ़ी चीज़ें मिली हैं हमें क्राइम सीन से, जो हम बुढ़िया की या उसकी बेटी की तो नहीं हो सकती। हमने फिंगरप्रिंट के निशान, पैरों के निशान वगैरह वगैरह के सैंपल भी वहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों की जांच होगी, फोरेंसिक एक्सपर्ट जांच करेंगे और इसी के जरिए हम अपराधी तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। इतना कहने के बाद लेडी इंस्पेक्टर ने एक पल के लिए सांस ली और फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और अगर सचमुच उस लड़की कुसुम के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो जल्द से जल्द हम उसके गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मगर सारी की सारी चीज़ें कानून के दायरे के अंदर रहकर ही करनी होती हैं। इसमें हज़ारों तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मगर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर उस लड़की और उस बूढ़ी औरत के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी हुई है तो हम गुनहगार तक जरूर पहुँच कर रहेंगे, चाहे गुनहगार कितना भी पावरफुल और अक्लमंद क्यों ना हो, मगर वो कानून की गिरफ्त से छूटकर भाग नहीं सकता। ये सब सुनने के बाद अनिका के चेहरे से परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अनिका ने अभी अभी ट्रे में जिस शराब की बोतल को देखा था, जिस तरह के सिगार के टुकड़े उस पॉलिथीन बैग में लपटे हुए नजर आ रहे थे, ठीक उसी तरह के सिगार के टुकड़े और ठीक उसी तरह की वाइन की बोतल अनिका ने बीती रात रोहित के कमरे में देखी थी। अनिका ने बीती रात बच्चों के साथ बच्चों के बेडरूम में गुजारी थी। अनिका तो ये भी नहीं जानती थी कि रात भर रोहित अपने कमरे में भी था या नहीं। अनिका फटी हुई आंखों से बस उस कांस्टेबल को ट्रे ले जाते हुए देख रही थी। अब उसके मन की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, पर चाह कर भी अनिका कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे बार बार रोहित का ख्याल आ रहा था। अनिका को इस तरह अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर उस लेडी इंस्पेक्टर ने अनिका के कंधे पर फिर से हाथ रखकर कहा, क्या हुआ मैडम, आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? क्या आपने इन सबूतों को पहले भी कहीं देखा है? बताइए मैडम, आपको जवाब देना होगा। अगर आप जवाब दे देंगी तो हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। आप बात को समझ पा रही हैं? अनिका उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर हैरान रह गई। अनिका बस फटी हुई आंखों से उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को देखती रही। अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर लेडी पुलिस इंस्पेक्टर समझ गई थी कि जरूर कोई ऐसी बात थी जो अनिका जानती थी। अनिका भी कानून का साथ देकर, कानून को सब कुछ सच सच बताकर कानून को जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचाने में मदद करना चाहती थी। मगर ऐसा करने से पहले ही अनिका अच्छी तरह से इस बात की तसल्ली कर लेना चाहती थी
कि सचमुच क्या वो जो समझ रही थी वो सही भी था या नहीं। क्या सचमुच जो शराब की बोतल और जो सिगार के टुकड़े उस ट्रे में नजर आ रहे थे, ये वही शराब की बोतल थी और ये वही शराब सिगार के टुकड़े थे जो रोहित के बेडरूम में मिले थे। अनिका बार बार अपने दिमाग को जोर लगाकर ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि क्या दोनों सैंपल बिल्कुल मैच हो रहे थे या नहीं। अनिका को अच्छी तरह से याद था कि जब सुबह वो रोहित के कमरे में दाखिल हुई थी तब अनिका ने ठीक उसी तरह की शराब की बोतल देखी थी जो उसे उस कांस्टेबल के हाथ के ट्रे में नजर आ रही थी। हालांकि सिगार के टुकड़ों के बारे में अनिका उतने यकीन के साथ ये बात नहीं कह सकती थी। अनिका गहरी सोच में डूबी थी। तभी वो लेडी इंस्पेक्टर बार बार अनिका से पूछ रही थी, मैडम बताइए आप क्या सोच रही हैं। देखिए, आपको अगर कुछ भी पता है तो हमें साफ साफ बताइए। आपका एक स्टेटमेंट मुजरिम को सलाखों के पीछे धकेल सकता है और उस बूढ़ी औरत और बेचारी कुसुम जिसने अब तक दुनिया भी जी भर कर नहीं देखी थी, उसे इंसाफ मिल सकता है। अनिका फटी हुई आंखों से लेडी इंस्पेक्टर को बस देखती रही। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो लेडी इंस्पेक्टर से क्या कहे। अनिका पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि जो शिकार के टुकड़े ट्रे में नजर आ रहे थे वो वही टुकड़े थे जो उसे रोहित के बेडरूम में नजर आए थे। हालांकि शराब की बोतल के बारे में अनिका बिल्कुल श्योर थी। लेडी इंस्पेक्टर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से बार बार पूछने लगी कि वो गहरी सोच में क्यों डूबी थी, वो क्या जानती थी उन सबूतों के बारे में। तभी अचानक उस लेडी इंस्पेक्टर की ऊंची आवाज़ सुनकर बगल के कमरे से रोहित बाहर निकला। कमरे से बाहर आते ही रोहित ने जब देखा कि वो लेडी इंस्पेक्टर अनिका के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी और बार बार अनिका को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही थी, टॉप ये देखकर रोहित को बहुत बुरा लगा। उसे एहसास नहीं था कि ये लोग अनिका के साथ इस तरह पेश आएंगे। रोहित से ये जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अनिका और लेडी इंस्पेक्टर के पास आने लगा। रोहित ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अपनी आवाज़ तेज करते हुए उस सीनियर लेडी इंस्पेक्टर से कहा, रुक जाइए मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरी बीवी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। रोहित मारवा की आवाज़ ऊंची होते ही पुलिस स्टेशन में कई लोग आ गए। सभी को देखकर रोहित ने कहा, हम यहाँ पुलिस की मदद करने के लिए आए थे। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर आने के बाद आप लोग हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने लगेंगे जैसे ये जुर्म हम ही ने किया है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेरी पत्नी के साथ या मेरे साथ पूछताछ करने की कोशिश कर रही हैं तो फिर मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह बिना किसी परमिशन के हमारे साथ पूछताछ नहीं कर सकती। अब बहुत हो गया। मैंने जो सोचा था कि आप लोग सचमुच हमारी मदद चाहते हैं, मगर मुझे ये नहीं पता था कि आप लोग हमें को इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहने के बाद रोहित ने आगे कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं। जैसे ही रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची की, इंस्पेक्टर गेरीवाल भी अपने कमरे से बाहर आए और रोहित को इस तरह भड़कते हुए देखकर इंस्पेक्टर गेरीवाल ने कहा, अरे सर, क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तभी इंस्पेक्टर गेरीवाल की ओर मुड़कर रोहित ने कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपकी चाल अच्छी तरह से समझ गया हूँ। कब से आप लोग मुझसे और मेरी पत्नी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। हम कोई चोर मुजरिम नहीं हैं जो आप लोग हमें इस तरह से पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं। यहाँ आपकी साथी ऑफिसर मेरी पत्नी के साथ इस तरह से बात कर रही है जैसे कि मेरी पत्नी ने कोई जुर्म किया है। अपने साथी लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की ओर देखकर इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित से कहा, अरे सर, क्या हुआ? ये तो बस रूटीन इंक्वायरी के लिए मैडम को अपने साथ ले गई थी। जैसे ही इंस्पेक्टर गेरीवाल ने ये बात कही, रोहित ने इंटेरोगेशन रूम की ओर इशारा करते हुए कहा, रूटीन इंक्वायरी के लिए किसी को इंटेरोगेशन रूम में बिठाने की क्या ज़रूरत है? ये बात तो बाहर ऑफिस में भी की जा सकती है। इस तरह के इंटेरोगेशन रूम में तो खतरनाक मुजरिमों को इंटेरोगेट किया जाता है। ये मत समझिएगा कि हम बिजनेसमैन हैं तो कानून और नियमों के बारे में नहीं जानते। इतना कहने के बाद रोहित ने आगे कहा, आप तो खुद नियमों को मानने का दावा करते हैं, फिर आप ये कैसे भूल गए? इंटेरोगेशन करने से पहले आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। क्या आपके पास कोई परमिशन या कोई लेटर है कि आप मुझे या मेरी बीवी की इस तरह से इंटेरोगेट कर सकें? यहाँ आपकी साथी पुलिस ऑफिसर मेरी बीवी को मेंटल टॉर्चर करने की कोशिश कर रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, मगर तब आपने कहा था कि बस रूटीन इंक्वायरी और रूटीन क्वेश्चंस पूछकर
आप हमें वापस भेज देंगे, मगर यहाँ तो आपकी साथी ऑफिसर मेरी बीवी पर चिल्ला चिल्ला कर मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उस लेडी इंस्पेक्टर ने रोहित की ये बात सुनी, उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर इंस्पेक्टर गेरीवाल की ओर देखकर कहा, नहीं सर, बात दरअसल ये है कि उस ट्रे में रखी चीज़ों को, इससे पहले कि वो लेडी इंस्पेक्टर अपनी बात पूरी कर पाती, इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, खामोश हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हारी आवाज़ मैंने भी अंदर तक सुनी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि नियम और कानून को अपने हाथ में लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो हमारे खुद के डिपार्टमेंट के लोग क्यों ना हो। हमारे पास न तो कोई सर्च वारंट है और न ही उनके साथ इंटेरोगेशन करने की कोई परमिशन। तुम इस तरह से मिसेस मारबा जैसी औरत के साथ कभी बात नहीं कर सकती। तुम्हें अभी इसी वक्त मिसेस मारबा से माफ़ी मांगनी होगी। अपने सीनियर इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर उस लेडी इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इंस्पेक्टर गेरीवाल उनसे इस तरह से बात कर रहे थे। उस लेडी इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर गेरीवाल से कहा, मगर सर मैं तो। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मैंने तुमसे क्या कहा, तुमने सुना नहीं? अभी इसी वक्त मिसेस मारबा से माफ़ी मांगो। वो लेडी इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानती थी कि एक बार इंस्पेक्टर गेरीवाल ने उसे जो कमांड दे दी, उसे किसी भी हालत में उस कमांड को मानकर उनके कहे का पालन करना ही था। उस लेडी इंस्पेक्टर की आंखों में जब अनीका के लिए काफ़ी गुस्सा नजर आ रहा था, लाल लाल आंखें लिए उस लेडी इंस्पेक्टर ने अनीका की ओर देखा और अपना सिर झुकाकर कहा, आई एम वेरी सॉरी मिसेस मारबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस लेडी इंस्पेक्टर ने अनीका को सॉरी तो जरूर कहा था, मगर उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके ईगो को एक बहुत बड़ी चोट पहुंची थी। शायद जिंदगी में पहली बार वो लेडी इंस्पेक्टर अपने ही पुलिस स्टेशन में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही थी। उस लेडी इंस्पेक्टर को बहुत बुरा लगा था। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा और उसे इस तरह अपने ही पुलिस स्टेशन के अंदर किसी खानदानी लड़की के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो लेडी इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित मारबा कौन था और उसकी पहुंच कितनी थी, मगर वो लेडी इंस्पेक्टर किसी से डरने वालों में से नहीं थी। उसने मन ही मन कुछ तो सोचा था, मगर अपने सीनियर के ऑर्डर को मानते हुए उसने किसी तरह अपने दिल पर पत्थर रखकर अनीका को सॉरी कहा। वैसे अनीका को न तो उस लेडी इंस्पेक्टर की सॉरी की ज़रूरत थी और न ही उस वक्त वो लेडी इंस्पेक्टर की बात सोच रही थी। अनीका का ध्यान अभी भी उस ट्रे में रखे फिजिकल एविडेंस पर बना हुआ था। अनीका मन ही मन काफ़ी हैरान थी। साथ ही वो ये सोच रही थी कि आखिर सच क्या है और क्या झूठ। अनीका की कन्फ्यूज़न बढ़ती ही जा रही थी। वो किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच पा रही थी। अनीका ने अपने बच्चों की आंखों से रोहित के लिए प्यार देखा था। रोहित के साथ बिताए हुए वक्त भले ही अनीका को याद नहीं था, मगर अनीका ने कहीं ना कहीं बच्चों की आंखों में वो गुजरा हुआ कल देखा था, जिसमें रोहित और अनीका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। साथ ही तीनों बच्चों ने अनीका को उसके और रोहित के रिश्ते के बारे में भी बताया था। बच्चों ने ये भी बताया था कि कैसे रोहित अनीका के प्यार में पागल था और अनीका पुरानी तस्वीरों से रोहित का प्यार अच्छे से देख सकती थी। रोहित की आंखों में अनीका के लिए प्यार साफ साफ दिखाई देता था। वही अपनी बीती बातों को और अपने अतीत को पूरी तरह से भूल चुकी अनीका ने अपनी आंखों से कुसुम के घर पर जाकर कुसुम की लाश देखी थी। कुसुम के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ था और कुसुम की बूढ़ी माँ के साथ जो कुछ भी अनीका की आंखों के सामने हुआ था, वो दृश्य अनीका कभी अपनी ज़िंदगी में भुला नहीं सकती थी। एक तरफ अनीका की आंखों के सामने रोहित के बेडरूम में देखी हुई वो चीज़ें तैर रही थी, तो दूसरी तरफ ट्रे में रखी हुई वो फिजिकल एविडेंस की चीज़ें अनीका को नज़र आ रही थी। वहीं अनीका के ठीक पीछे खड़ा रोहित अनीका की ज़रे सी परेशानी को देख पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। ये बात भी अनीका अच्छी तरह से देख पा रही थी। अनीका को ऐसा लग रहा था जैसे कि अनीका का मन दो हिस्सों में बंट गया था। अनीका एक तरफ ये सोच रही थी कि जो आदमी अनीका का पति था, उसके 3 बच्चों का बाप था, जिसे याददाश्त खोने से पहले अनीका बेहद प्यार करती थी, वो इस तरह का वहसी दरिंदा नहीं हो सकता जो कुसुम जैसी लड़की के साथ इस तरह से दर्दनाक हादसे को अंजाम दे। पर अनीका को रोहित पर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं था। वो बस कन्फ्यूज़न में जी रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या फैसला ले। अनीका ये सब सोच रही थी, तभी उसकी नज़र उस लेडी इंस्पेक्टर की ओर गई। अनीका को जो लेडी इंस्पेक्टर इंटरोगेट कर रही थी, वो अपने सीनियर के बर्ताव से काफ़ी नाखुश थी।
वो अपना सर झुकाकर खड़ी रही। तभी इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित की ओर देखकर कहा, बेकार में सर, आप नाराज हो गए। मैं भी कानून को अपने हाथ में लेने वालों में से नहीं हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हो सकता है ये एक महज एक्सीडेंट हो, और ये भी हो सकता है कि एक आधिकारिक घटना हो। दोनों ही सूरतों में पुलिस जल्द से जल्द मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। मगर हाँ, आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस मामले की तह तक पहुंचने में हमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर रोहित की तरफ देखने लगा। रोहित को अभी थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही थी, पर वो मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर उसे दोबारा आना पड़ेगा तो फिर अनिका को भी उसे अपने साथ लेकर आना होगा, और ऐसे में अनिका को बड़ी दिक्कत होगी। इसी के साथ रोहित अपने वेकेशन के बारे में सोच रहा था, पर तभी उसे उस लड़की कुसुम का ख्याल आया और उसकी आंखों के सामने एक वो बूढ़ी औरत का चेहरा आ गया। ये देखते ही रोहित को भी मन ही मन यही लगने लगा कि वो कैसे भी करके उस लड़की के गुनहगारों तक पहुंच जाएगा। रोहित अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके साथ 1 मिनट की अपॉइंटमेंट लेने के लिए बड़े से बड़े मिनिस्टर को भी महीनों इंतजार करना पड़ता है, मगर सर जरा सोचने की कोशिश कीजिए। भले ही मरने वाली लड़की और उसकी माँ बहुत गरीब थे, मगर गरीबों को भी जीने का उतना ही अधिकार होता है जितना अमीरों को, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। इसलिए पहले कि रोहित इंस्पेक्टर की इस बात पर किसी भी तरह का रिएक्शन देता, इंस्पेक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप जैसे बड़े लोग पैसे देकर वक्त खरीदना अच्छी तरह से जानते हैं, मगर सर मेरी आपसे बस एक छोटी सी दरख्वास्त है। यहाँ बात आपके वक्त की या बिजनेस की नहीं है, यहाँ बात है 2 जानों की, और इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती। कहीं ना कहीं रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित के लिए मन ही मन एक इमेज तैयार कर दी थी, और वो इमेज ऐसी थी कि रोहित पैसे वाला पावरफुल आदमी था जो गरीबों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। वो पैसों को इंसानी जान से ज़्यादा कीमत देता था। इसी के साथ रोहित एक घमंडी और एरोगेंट रईस आदमी था, पर असल में रोहित क्या था ये कोई नहीं जानता था। इस वक्त वो खुद अनिका की भी नहीं जानती थी कि रोहित कैसा था। वहीं इंस्पेक्टर ने रोहित के बारे में जितना कुछ कहा था वो सब सुनकर रोहित का मन हुआ कि वो एक बार इंस्पेक्टर को समझाए, मगर इस वक्त रोहित के पास न तो उस तरह का वक्त था और न ही उसे ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो इंस्पेक्टर के सामने अपना चरित्र प्रमाण पत्र दिखाए। तभी रोहित की नज़र अनिका की ओर गई। अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनिका जब गहरी सोच में डूबी हुई थी तब अचानक रोहित ने अनिका का हाथ पकड़ा और अनिका से कहा, चलो हम घर चलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, इस बात की मैं गारंटी तुम्हें देता हूँ। रोहित ने ये बात अनिका से ज़रूर कही थी, मगर रोहित की ये बात इंस्पेक्टर गेरीवाल के लिए एक सख्त वार्निंग थी। रोहित ने अनिका का हाथ पकड़ा और अनिका को पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से बाहर की ओर ले जाने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने जैसे ही अनिका को रोकने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपने हाथ के इशारे से उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को ऐसा करने से रोक लिया। लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने जैसे ही इंस्पेक्टर गेरीवाल का इशारा देखा, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और वो मन ही मन अपना गुस्सा दबा कर रह गई। उसे इस वक्त बहुत ही बुरा लग रहा था, पर वो मजबूर थी कुछ भी करने या कुछ भी कहने के लिए। रोहित और अनिका को पुलिस स्टेशन से बाहर जाता हुआ देखकर इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपनी जेब से सिगरेट का बॉक्स निकाला और सिगरेट जलाते हुए अपने साथी पुलिस ऑफिसर से कहा, आग में उतना ही तेल डालो जो आग को बढ़ाने के लिए काम आए। उतना तेल कभी नहीं डालना चाहिए कि आग उस तेल के बोझ की वजह से बुझ जाए। आई बात समझ? इंस्पेक्टर गेरीवाल की ये बात सुनकर साथी इंस्पेक्टर हैरानी से इंस्पेक्टर गेरीवाल को देखने लगी। अपने मुंह से सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपनी साथी इंस्पेक्टर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे भाई, इस जैसे छोटे शहर में अगर इतना हाई प्रोफाइल केस हाथ लग जाए तो यूँ समझ लो सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारी 7 पुश्तों का रिटायरमेंट प्लान तैयार हो जाता है। और रोहित मारवा एक ऐसा नाम है जो चेक पर किए गए एक सिग्नेचर से पूरे के पूरे शहर का रिटायरमेंट प्लान बना सकता है। इतना गुस्सा क्यों करती हो तुम? तुम्हारी ड्यूटी में अब कुछ ही सालों का वक्त बाकी रह गया है। अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कभी कुछ सोचा है? अगर इतने बड़े बड़े लोगों से पंगा रखोगी तो अपने बच्चों के साथ साथ
हमारे बच्चों का फ्यूचर भी अंधकार में धकेल दोगी। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसका मकसद क्या था अब ये साफ हो गया था। तभी उस लेडी इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर गेरीवाल के सामने आकर कहा, सर मुझे ज़रूर लगता है कि अनिका मैडम कोई ऐसी बात जानती हैं जो इस केस से जुड़ी हुई हो। लेडी इंस्पेक्टर की बात सुनकर इंस्पेक्टर गेरीवाल चौंक कर उसे देखने लगे। लेडी इंस्पेक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने उनके चेहरों पर रिएक्शन देखे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऐसी बात जानती थी जो वो हमें कहना चाहती थी मगर कहने से डर रही थी। एक तरीके से यूँ कहा जा सकता है कि कोई ऐसा राज उनकी आंखों में छिपा था जो वह हम सबके सामने बेपर्दा नहीं होना देना चाहती थी। इतना कहकर लेडी पुलिस इंस्पेक्टर शांत हो गई और इंस्पेक्टर गेरीवाल को देखने लगी। अपनी साथी ऑफिसर की बात सुनकर इंस्पेक्टर गेरीवाल हैरान होकर अपनी उंगली अपनी दाढ़ी में फिराने लगे। कुछ देर मन ही मन को सोचने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल ने कहा, चलो ये तो और भी अच्छा है। बड़े लोगों की यही बात मुझे बहुत पसंद है। वो अपने सीने में इतने राज लिए घूमते हैं कि अगर वह राज का पिटारा खुल जाए तो ये मान लो कि अली बाबा को खजाने से भरी गुफा मिल गई। राज जितना गहरा होगा खजाना उतना ही ज़्यादा होगा। गहराने दो राज को। जब राज की गहराई बढ़ जाएगी तब हम समुंदर से बेहद कीमती मोती निकालने के लिए छलांग लगाएंगे। तुम रिटायरमेंट की फिक्र मत करो। रिटायरमेंट से पहले ही मैं आपको वो तोहफा दूंगा कि आप मरते दम तक मुझे याद रखेंगी। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने आगे कहा, रोहित मारवा के रूप में हमें जैकपॉट हाथ लगा है और इतनी आसानी से इस जैकपॉट को मैं अपने हाथ से फिसलने नहीं दूंगा। लेडी पुलिस इंस्पेक्टर भी इंस्पेक्टर गेरीवाल की बात समझ नहीं पा रही थी। वो हैरानी से इंस्पेक्टर गेरीवाल को देखती रही। कुछ देर तक अपने मन ही मन को सोचने के बाद लेडी इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर गेरीवाल से पूछा, आप क्या करने वाले हैं? उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनते ही इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपने होठों पर अपनी एक उंगली रखी और कहा, देखो ऐसा नहीं है कि राज सिर्फ बड़े लोगों ही अपने सीने में छुपाकर घूमते हैं। कुछ राग हम जैसे गरीबे भी अपने सीने में छुपाया करते हैं। अरे तुम आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो, वो काम हम जैसों पर छोड़ दो। और फिर तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कानून की कितनी इज्जत करता हूँ। कानून को कभी अपने हाथों में नहीं लेता और कानून को अपने हाथ में लेने वालों को छोड़ता भी नहीं हूँ। और इतना याद रखना, ये रोहित मारवा जैसे पावरफुल और पैसे वाले लोग सज़ा से नहीं डरते, सज़ा से मिलने वाली बदनामी से डरा करते हैं और हमें इनकी इसी डर का फ़ायदा उठाना है। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल ने मुस्कुराकर आगे कहा, 2 दिन की सज़ा ना मिले इसलिए ये लोग पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि हमारे हाथ तो एक बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है। जितनी बड़ी सज़ा उतना बड़ा डर और उतना बड़ा हमारा फ़ायदा। ये शतरंज का खेल तो अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखना। इस खेल में रोहित मारवा का इस्तेमाल करके मनाली शहर का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं। आखिर हम पुलिस वालों के भी कुछ सपने होते हैं, दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, कोई हमारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं। बस अब हम ही को अपने बारे में कुछ सोचना होगा। जरा हमारे डिपार्टमेंट भी को हम पर नाज होना चाहिए। जब हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें तब सड़क पर खड़े ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हमारी गाड़ी की तरफ इशारा करके कहें, वो देखिए वो जा रहे हैं हमारे सीनियर ऑफिसर। किसी ज़माने में हमारे पुलिस महकमे में काम किया करते थे और आज देखो कितने बड़े आदमी हो गए हैं। इस बात तो काम कुछ ऐसा करेंगे कि अपने साथियों का सर वक्र से ऊंचा कर देंगे। इंस्पेक्टर की साथी लेडी इंस्पेक्टर की बातों को समझ नहीं पा रही थी, मगर वो इतना ज़रूर जान गई थी कि इंस्पेक्टर गेरीवाल किसी लंबी प्लानिंग में थे। लेडी इंस्पेक्टर को अब इतना तो यकीन हो गया था कि उनका सीनियर इंस्पेक्टर अब आगे कुछ ऐसा करने वाला है जो उसने आज तक कभी नहीं किया है। रोहित मारवा जैसे बड़े लोगों को पैसे भी हर रोज़ पुलिस स्टेशन नहीं आते थे। लेडी इंस्पेक्टर ये बात अच्छी तरह से जान चुकी थी। पुलिस स्टेशन के अंदर लेडी इंस्पेक्टर जहाँ ये सब सोच रही थी, वहीं पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद पुलिस स्टेशन की सीढ़ियाँ उतरते वक्त अनिका के कंधों पर हाथ रखते हुए रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ? तुम काफ़ी परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। अनिका ने एक झटके से रोहित की ओर देखा और अपने कंधे से रोहित का हाथ हटा लिया। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका अब तक रोहित के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हुई थी, इसलिए शायद अनिका को रोहित का स्पर्श थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था और रोहित ये बात समझ गया था
इसलिए अनिका ने जब उसका हाथ अपने कंधे से हटाया तो रोहित को बुरा नहीं लगा। अनिका इस वक्त मन ही मन एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बगल में चलने वाला इंसान कौन था और उसकी सच्चाई क्या थी। अनिका जब से होश में आई थी, अनिका के अतीत ने उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। जिंदगी में नई यादें बना रही अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि जिस इंसान के इर्द गिर्द उसके अतीत की पूरी दुनिया टिकी हुई थी, वो इंसान कौन था और उसका असली चेहरा क्या था। एक के बाद एक लोगों ने रोहित को एक आदर्श बाप और अपनी जिम्मेदारियां समझने वाला इंसान बताया था, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे कई लोग थे जो कदम कदम पर अनिका को ये सबूत देने की कोशिश कर रहे थे कि रोहित जैसा दिखता था वैसा बिल्कुल नहीं था। अनिका कुछ देर तक फटी हुई आंखों से बस रोहित को देखती रही। जब रोहित को ये एहसास हुआ कि अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी, तब रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका से पूछा, क्या हुआ, मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। रोहित का सवाल सुनते ही अनिका ने रोहित के चेहरे से अपनी नज़रें हटाकर अपनी नज़रें झुका ली और रोहित ने अचानक ही मुस्कुराते हुए अनिका से दोबारा कहा, जानती हो, अभी अभी जिस तरह से तुम मुझे देख रही थी, ठीक उसी तरह से तुम मुझे उस वक्त देख रही थी जब तुम मुझे पहली बार मिली थी। अनिका रोहित के साथ जुड़ी सारी यादें भूल चुकी थी। अनिका को नहीं पता था कि वो रोहित से पहली बार कब मिली थी और उनकी मुलाकात कैसे हुई थी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, अनिका, हमारे अतीत से जुड़ी एक बहुत लंबी कहानी है। ये कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इस वक्त मैं तुम्हें अगर वो कहानी समझाना चाहूँ तो शायद तुम इतनी घबरा जाओगी कि मुझे डर है कि कहीं हमारे सुधरते रिश्ते के बीच फिर से कोई दरार ना आ जाए। मगर चलो, आज नहीं तो कल मुझे तुम्हें तुम्हारे अतीत से जोड़ने के लिए ये सारी बातें तो बतानी ही पड़ेंगी। मैं तुम्हें हमारी पहली मुलाकात का किस्सा बताता हूँ। जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी, तब हम दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। ये सुनते ही अनिका फिर से रोहित को देखने लगी। रोहित भी अनिका को देख रहा था, पर अनिका के चेहरे पर सवाल और कन्फ्यूजन नजर आ रहा था। तभी रोहित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ अनिका, मुझे ऐसा लगा था कि तुम उन लड़कियों में से हो जो 6 साल के आदन को बहला फुसलाकर उसके साथ दोस्ती बढ़ाकर मुझ तक पहुंचना चाहती हो। वही तुम्हें मैं इसलिए अजीब लग रहा था क्योंकि तुम आदन को रिया समझकर उसके साथ बात करती थी और मन ही मन ये ही सोच रही थी कि आखिर मैं बार बार तुम्हें अपने बेटे से दूर रहने की धमकी क्यों दे रहा हूँ, जबकि तुम मेरे बेटे से कभी मिली ही नहीं थी। जब आदन और रिया 6 साल के थे तब हूबहू हम शक्ल थे। तुमने फोटोग्राफ में ये बात देख भी ली होगी, मगर मुझे आज भी याद है जब तुम चॉकलेट आइसक्रीम लेकर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की लॉबी के अंदर एंटर हुई थी। तब मैंने अपने आदमियों से कहा कि तुम्हारी पार्सल की तलाशी ली जाए। मेरे आदमी भी बिल्कुल किसी बॉम्ब स्क्वाड की तरह तुम्हारे पास पहुंचे और उन्होंने तुम्हारे पार्सल की अच्छी तरह से तलाशी ली। रोहित आगे कुछ कहता, इतने में उसने देखा कि अनिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई हैं, तो अभी कुछ कहती। इतने में रोहित ने कहा, और पता है अनिका, जब उन्हें पता चला कि पार्सल के अंदर चॉकलेट आइसक्रीम है, तब मुझे यकीन हो गया कि तुम जरूर आर्यन को वश में करने के लिए उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही हो। बस फिर क्या था, मेरा गुस्सा 7वें आसमान को पार कर चुका था। मैं तुम्हारे पास आया और सीधे सीधे तुम्हें धमकी भी दे डाली। मैंने तुमसे यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुमने मेरे बेटे आर्यन से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। जो चॉकलेट आइसक्रीम तुम रिया के लिए लाई थी, वो चॉकलेट आइसक्रीम भी हमने तुमसे छीन ली। मगर सच पूछो तो उस पूरी रात जितना गुस्सा मुझे तुम्हारे बिहेवियर पर आ रहा था, बार बार तुम्हारा ये चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। तुम जिस गुस्से भरी नज़रों से मेरी ओर देख रही थी, बिना बोले भी तुम्हारी आंखें इतना कुछ कह रही थी मुझसे। अनिका, मुझे पता भी नहीं चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं हमेशा से ही रिलेशनशिप से दूर रहना चाहता था। मैं आर्यन को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर उसे अपनी ही तरह सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाना चाहता था। तुम मेरी ज़िंदगी में आई, उससे पहले मेरी ज़िंदगी में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं थी। मगर मनाली में तुम्हारे साथ हुई मुलाकात के बाद जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जब हम पहली बार एक दूसरे को मिले, तब हम यह भी नहीं जानते थे कि हम एक दूसरे के बच्चों के माँ बाप हैं। रोहित की ये बात सुनकर अनिका काफ़ी हैरान रह गई। अनिका को अब तक किसी ने भी अनिका के अतीत के इस कॉम्प्लिकेटेड कहानी के बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हो सकता था कि अनिका और रोहित
इस बात से अनजान थे कि वो दोनों एक दूसरे के बच्चों के माँ बाप थे। अनिका के चेहरे पर हैरानी देखते हुए रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में आराम से समझाऊंगा। मैं भी तुम्हारी आंखों में गुस्सा देखकर अचानक ही पुरानी यादों में खो गया। सालों पहले जिस अनिका से मेरी मुलाकात हुई थी, अचानक ही वो अनिका मेरी नज़रों के सामने आ गई। मगर अनिका, सच कहूँ, तभी अनिका के दिल की धड़कनें अचानक ही तेज होने लगी थी। रोहित ने अनिका को धीरे से अपनी ओर मोड़ा और अनिका के करीब आकर रोहित ने अनिका से कहा, सच कहता हूँ अनिका, आज भी जब तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तब मुझे हर बार तुम्हारे से पहला प्यार हो जाता है। इतना कहकर रोहित अनिका की आंखों में देखने लगा। अनिका ने जब रोहित के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो अनिका को कुछ वक्त के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की धड़कनें थम गई थी। मगर अनिका रोहित की धड़कनों को अच्छी तरह से सुन पा रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रोहित की आंखों में इस वक्त एक अलग ही प्यार नजर आ रहा था। अनिका ने जब रोहित की आंखों में देखा तो एक पल के लिए वो सब कुछ भूल गई, पर अगले ही पल अनिका को वो सब कुछ याद आ गया जो वो याद नहीं करना चाहती थी। वो सब याद आते ही अनिका ने अपनी नज़रें झुका ली। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि जिन यादों को पूरी तरह से वो भूल चुकी थी, उन यादों के बिना वो किस तरह से रोहित से वही प्यार कर सकती थी जो शायद याददाश्त खोने से पहले अनिका ने रोहित से किया होगा। रोहित के बारे में अनिका के मन में विचार काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे। तभी अचानक अनिका की आंखों में खोए हुए रोहित को ये रियलाइज़ हुआ कि अनिका और रोहित पुलिस स्टेशन में खड़े थे। जैसे ही रोहित और अनिका पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां उतरकर बाहर निकले, तब रोहित ने देखा कि रोहित के कई लोग पुलिस स्टेशन के आसपास इकट्ठा हो गए थे। रोहित कई सारे सिक्योरिटी गार्ड अपनी अपनी गाड़ियों में पुलिस स्टेशन के आसपास नजर आ रहे थे। तभी अचानक रोहित के कानों पर इंस्पेक्टर गेरीवाल की आवाज़ पड़ी। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपनी कमर का पट्टा सीधा करते हुए रोहित के पास आकर कहा, अरे साहब, ये इतने सारे लोगों को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे हम तो हाथों में सर्विस बंदूकें लेकर खड़े हैं। आपके लोग तो हाईटेक मशीन गन लिए पुलिस स्टेशन के आसपास ऐसे खड़े हो गए जैसे वे लोग सरहद पार खड़े रहकर देश के दुश्मनों को देश के अंदर घुसने से रोक रहे हों। सर, सच कहता हूँ, आपकी सिक्योरिटी देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे गरीब देश होंगे जो आपकी जितनी सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं करते होंगे। इंस्पेक्टर गेरीवाल की बातें रोहित के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, इसलिए इस बार इंस्पेक्टर गेरीवाल की बातों को इग्नोर करके रोहित ने अनिका को कार के अंदर बैठने का इशारा किया। रोहित का इशारा मिलते ही रोहित के ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला और अनिका कार के अंदर बैठ गई। इंस्पेक्टर गेरीवाल मुस्कुराते हुए बस रोहित और अनिका को कार के अंदर बैठकर अपने पुलिस स्टेशन से बाहर जाते हुए देखने लगे। कार के अंदर रोहित के बगल में बैठी अनिका अभी भी गहरी सोच में डूबी थी। लकड़ी बाजार में जो कुछ भी हुआ था और अनिका ने जो कुछ भी देखा था, उसके बाद अनिका इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसका मन अब ज़्यादा भारी होने लगा था। वो सवालों के घेरे में घिर चुकी थी। अनिका की हालत क्या थी, यह बात रोहित अच्छी तरह से जानता था। वो अनिका के लिए बुरा भी फील कर रहा था। रोहित ने धीमी आवाज़ में बड़े ही प्यार से अनिका को समझाते हुए कहा, देखो अनिका, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वह काफ़ी दर्दनाक हुआ है। चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हर इंसान का इस दुनिया में आज़ादी से सांस लेने का अधिकार होता है और किसी ताकतवर शख्स का कोई अधिकार नहीं कि वो अपने से कमज़ोर को इस अधिकार से दूर रखे। मगर मेरा यकीन मानो, जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया है वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अनिका को समझाने के लिए रोहित ने ये बात तो कही थी, मगर अनिका के कानों पर जैसे रोहित की बातें कुछ असर नहीं कर रही थी। गहरी सोच में डूबी हुई अनिका खिड़की से बाहर देख रही थी। काफ़ी देर तक अनिका खामोश रही। रोहित भी जानता था कि अनिका इस वक्त उस सिचुएशन में नहीं थी कि उससे ज़्यादा सवाल किए जाएं। इसलिए अनिका को कुछ देर अकेला छोड़कर रोहित भी कार की खिड़की के बाहर देखने लगा। पुलिस स्टेशन से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल 10 किलोमीटर की दूरी पर था। घाटी के रास्ते और उबड़ खाबड़ रास्ते होने की वजह से सफ़र में कम से कम 8-10 घंटे का वक्त होने वाला था। तभी रोहित के मन में ख्याल आया कि उसे एक बार बच्चों के बारे में पूछताछ कर लेनी चाहिए। इसलिए रोहित ने अपनी जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और सनी का कॉल लगाया। कुछ देर तक सनी के मोबाइल फ़ोन पर रिंग बजती रही। काफ़ी देर तक जब सनी ने कॉल नहीं उठाया तो रोहित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित ने सनी का कॉल ट्राई करने के बाद अलेक्जेंडर के मोबाइल फ़ोन पर कॉल लगाने की कोशिश की, मगर रोहित ने ये देखकर हैरान हो गया
कि कई रिंग बजने के बावजूद अलेक्जेंडर ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर अपने आप को आर्यन और रिया का बड़ा भाई समझता था और उस नाते अलेक्जेंडर ने अपने भाई और बहन की सुरक्षा का जिम्मा अपने सर पर उठा रखा था। अलेक्जेंडर कभी भी रोहित का कॉल रिसीव न करे, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। रोहित यह बात भी अच्छी तरह से जानता था कि रिया अपनी गेम खेलने में इतनी बिजी रहती थी कि मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने के बावजूद जब भी रोहित का कॉल दिखती और उसकी गेम किसी इंटरेस्टिंग स्टेज पर होती तो वो रोहित का फ़ोन कॉल इग्नोर करके पहले अपनी गेम पूरी करती और उसके बाद ही रोहित को कॉल बैक किया करती थी। मगर अलेक्जेंडर और आर्यन ऐसे बिल्कुल नहीं थे। इससे पहले कि रोहित आर्यन को कॉल लगाता, रोहित के कानों पर अनिका की आवाज़ पड़ी। अनिका ने धीमी आवाज़ में रोहित से पूछा, क्या तुम पहले से शराब पीते हो? अनिका की ये बात सुनकर रोहित हैरान रह गया।